जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज फिर मैं अनिल अर्जुन प्रताप आप लोग को अपना ड्रीम क्लासेज में वेलकम करता हूं। हम लोग चल रहे थे मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार में हम आप लोग को स्वतंत्रता के अधिकार में चल रहे थे, जिसमें अनुच्छेद 19 में बताए हैं स्वतंत्रता के अधिकार में, जिसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, जिनमें से एक मौलिक अधिकार संपत्ति का जो अधिकार था वो समाप्त हो गई है। आज हम लोग चलेंगे अनुच्छेद 20 से कि अनुच्छेद 20 में क्या है। तो देखिए ध्यान से, आज हम लोग अनुच्छेद 20 से चलना शुरू करेंगे। अनुच्छेद 20, इससे पहले हम लोग अनुच्छेद 19 तक चले थे। एक बार अनुच्छेद 19 को हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 में हम लोगों ने क्या चला था? इसमें स्वतंत्रता का अधिकार था और कितने प्रकार की था जी? तो 7 प्रकार का था। कितने प्रकार का था? 7 प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार था। पहला में क्या था कि बोलने का अधिकार है। पहला में क्या था? बोलने का अधिकार है। दूसरा में क्या है कि बिना सभा यानी बिना हथियार के आप सभा एवं एकत्र हो सकते हैं। बिना किसी हथियार के आप सभा बुला सकते हैं, एकत्र हो सकते हैं। 3 में यही कहा गया था कि आप भारत में अपना अलग से कोई संगठन भी बना सकते हैं। 4 में इन्हीं बातों पर चर्चा की गई है कि आपका मन है घूमने का, तो भारत के चारों दिशा में आप कहीं भी जाकर घूम सकते हैं। आपको किसी प्रकार का पासपोर्ट या वीजा नहीं पूछा जाएगा। 5 में इन्हीं बातों को रखा गया है कि मान लीजिए कि घूमते घूमते आपको कहीं रहने का मन कर दिया तो आप वहाँ का निवासी बन सकते हैं। आप वहाँ का निवासी बन सकते हैं, यानी निवास कर सकते हैं। 6 में कहा गया है कि भारत के कहीं पर भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय कर सकते हैं जो जीवन यापन के लिए अनिवार्य होता है। 7 में इन्हीं बातों को कहा गया है। संपत्ति का अधिकार था जो क्या हो चुकी है? समाप्त हो गया है। अब हम लोग ध्यान देते हैं अनुच्छेद 20 में। इसमें हमने आप लोग को बताया था दोष सिद्धि। क्या चीज बताई थी? दोष सिद्धि संरक्षण। दोष सिद्धि के संरक्षण ये किसमें है? अनुच्छेद 20 में है। इसमें ये कहा गया है कि अगर मान लिए कि कोई व्यक्ति है और कोई अपराध किया हो, कोई व्यक्ति है और कोई अपराध किया हो, तो एक अपराध के लिए, कितना के लिए? एक अपराध के लिए आपको एक ही सजा मिलेगा। इन बातों की चर्चा की गई है। कितना में? 20 में, यानी कि जो दोषी है उसकी संरक्षण किया जा रहा है। अगर दोष सिद्ध हुए तो कि जिस समय आप अपराधी हैं, जिस समय आप अपराध किए हैं, उसी समय के अनुसार आपको सजा दिया जाएगा। प्लस एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही सजा दी जाएगी। 2 में कहा जाता है कि अपराधी जिस समय अपराध किया है, जिस समय वो अपराध किया है, उस समय के कानून के अनुसार ही उन्हें सजा दी जाएगी। अपराधी जिस समय अपराध किया है, उसी समय के कानून के अनुसार उन्हें सजा दिया जाएगा। इन बातों की चर्चा की गई है। वही एक और 3 में ये भी बात किया गया है कि अगर कोई अपराधी है तो खुद का गवाही नहीं दे सकता है। खुद का गवाही नहीं दे सकता है। इसे सरकार यानी कि न्यायालय नहीं मानेगा। मान लिए कि हम अपराधी हैं, हम चोर हैं, हम पे केस हो गया है,
और हम खुद ही बोलेंगे अपराध वहाँ पे गवाही के रूप में कि हम चोरी किए ही नहीं। कोई भी अपने आप को अपराधी नहीं कहता है, इन बातों को देखा जाता है। इसलिए सरकार ने कहा कि नहीं, जो अपराध करेगा उन्हें गवाही देने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, वो अपने संरक्षण में कुछ बोल सकते हैं अपने बचाव में, लेकिन एक गवाही के रूप में वो कार्य नहीं कर सकते। इनकी वह चर्चा है कितना में, अनुच्छेद 20 में की गई है। शायद हम कल भी इन अनुच्छेद 20 तक चले ही थे। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद कितना में जी, तो अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 21 में। देखिए अनुच्छेद 21 से जो है ये अति महत्वपूर्ण है, खास करके एग्जाम के लिए, और खास कर वैसे एग्जाम के लिए जिसमें स्टैटिक जीके पूछी जाती है और उसमें पॉलिटी आता हो, तो जिसमें स्टैटिक जीके पूछी जाती है और उसमें पॉलिटी आता है, तो उसमें अति महत्वपूर्ण के रूप में भूमिका निभाती है अनुच्छेद 21। क्या अति महत्वपूर्ण में क्या भूमिका निभाते हैं? सबसे पहला बात ये कि इसमें प्राण दैहिक स्वतंत्रता है। किसका स्वतंत्रता है? प्राण दैहिक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है। कहने की मतलब ये होती है, प्राण के मतलब, दैहिक के मतलब कि आप अपने जीवन के लिए स्वतंत्र है, अधिकार के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आप अपने जीवन को, आप अपने शरीर को, ये भी इतना भी अधिकार नहीं दिया गया है कि आप उसे समाप्त करें। कहने की मतलब इसमें सम्मिलित होता है जिसे आत्महत्या कर लेना, फांसी लगाना, जहर खाना, ये सब जो है कानूनी अपराध के रूप में आता है। क्योंकि अनुच्छेद 21 कहती है कि आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, लेकिन आपको अगर किसी प्रकार का आत्महत्या करने की प्रयास कर रहे हैं तो वो एक कानूनी अपराध है। इन बातों को भी चर्चा की गई है अनुच्छेद 21 में। यहाँ से प्रश्न हम लोग के बीच आती है, पूछा भी जाता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 के भीतर रखी गई है। वहीं हम अनुच्छेद 21 के एक की बात करते हैं, अनुच्छेद 21 के एक की बात करते हैं। अनुच्छेद 21 के का बोले, अनुच्छेद 21 के एक बोले, तो इसमें है कि 6 से 4 वर्ष, 6 से 4 नहीं, 6 से 14 वर्षों की बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो प्राथमिक से लेकर सेकेंडरी स्कूल से पहले, यानी कि हाई स्कूल से पहले, यानी कि सिर्फ 10वां तक का जो भी एग्ज़ाम हम लोग वहाँ तक देते हैं, 10वां तक पढ़ने के लिए हम लोग सरकार का है निःशुल्क रखा गया है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। कितना से कितना वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिए। किस संशोधन के द्वारा इसे लाया गया था, ये भी प्रश्न में आता है। तो 40वें संशोधन 2002 के द्वारा इसे लाया गया है। 40वें संशोधन 2002 के द्वारा इसे लाया गया है। इन बातों को भी ध्यान देना है। सरकार ने इसे क्यों लाया? इसलिए लाया कि अगर हम लोग बच्चों को शिक्षित करते हैं, कहा कि बहुत सारे उस समय, जिस समय हम लोग आज़ादी मिले थे, बहुत सारे अज्ञानता था, कुछ गरीब अमीर, ये सब धर्म, हर एक धर्म के व्यक्ति अमीर भी होता है, गरीब भी होता है। हर एक जाति में अमीर होती है और गरीब होती है। कुछ लोग किन्हीं का अच्छे खान पान की है, किन्हीं का कुछ नहीं, वही नमक रोटी, तो ये सब होती है। तो इसके लिए सरकार ने 2002 में एक लाया कि नहीं, सबका बच्चों के लिए जब एक समान नियम है तो सभी का बच्चों क्या होगा? शिक्षित होगा, सभी का बच्चों पढ़े लिखेंगे। इसलिए सरकार ने कहा कि
अनुच्छेद 21 के ए में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों जितने भी हैं उन सबों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। यानी कि एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि 14 वर्ष के आयु तक जितने भी बच्चे होते हैं, 14 वर्ष की आयु तक जितने भी बच्चे होते हैं, उन सभी बच्चों में से जो हमारे 10वां यानी कि जो 10th का जो एग्ज़ाम है वो सभी दे देते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि हाई स्कूल से पहले तक का जो भी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था होती है, सरकार उसमें निःशुल्क शिक्षा के रूप में सरकारी स्कूल का आयोजन किया है। हम लोग देखे भी होंगे अपने गांव घर में जो सरकारी स्कूलें होती है, इसके लिए क्या सरकार ने क्या बनाना शुरू किया, हर एक गांव में एक सरकारी स्कूल बनाने की व्यवस्था किया, सरकारी स्कूल बनाने की व्यवस्था किया, जिससे कि बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े और वो आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सके। इन सभी के बारे में चर्चा हम लोग को किया गया है अनुच्छेद 21 के ए में। एक प्रश्न पूछा हुआ भी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 21 के ए में। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इन बातों की चर्चा की गई थी। चलिए आगे की ओर हम लोग शुरू करते हैं। अनुच्छेद 21 के बाद हम लोग के बीच आती है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 देखिए, जो अभी कुछ देर पहले हम लोग आप लोग के बीच एक अनुच्छेद लाए थे 20, जिसमें कोई व्यक्ति अगर दोषी हो गया तब उसकी संरक्षण की बात था कि उसको एक अपराध किया है तो उसी अपराध के लिए उसे सजा दिया जाएगा। जिस समय वो अपराध किया है उसी समय के कानून के अनुसार उसे सजा मिलेगी, वो खुद गवाही नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, गिरफ्तारी में संरक्षण दिया गया है। किसमें? गिरफ्तारी में संरक्षण दिया गया है। गिरफ्तारी की संरक्षण है, गिरफ्तारी की संरक्षण दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। इसमें किन किन बातों की चर्चा की गई, जो ध्यान से देखिए। एक में सबसे पहले कहता है कि अगर गिरफ्तार करना है किसी व्यक्ति को, गिरफ्तार करना हो किसी व्यक्ति को, तो पहले उसे बताया जाए, उसे सूचना दिया जाए, सूचना दिया जाए। पहले उसे क्या दिया जाए? सूचना दिया जाए कि हाँ आपके खिलाफ वारंट निकला हुआ है, कृपया आपको गिरफ्तार किया जाता है। इसके बारे में जानकारी दी गई है। वही हम इसकी 2 की बात करते हैं, गिरफ्तारी के समय की बात करते हैं कि अगर जो भी थाना अध्यक्ष इन्हें गिरफ्तार किए हैं, उनका दायित्व बनता है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने पेश करे, न्यायालय के सामने पेश करे। इन बातों की भी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है अनुच्छेद 22 के भीतर। 22 के भीतर। अब अगला एक और कि अगर कोई वकील रखना चाहता हो तो मनपसंद वकील को रख सकते हैं। वकील को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। मन है कि हमें सब अपने वकील रखने की पैसा नहीं है, तो न्यायालय में ये भी व्यवस्था किया गया है कि वो सरकारी वकील भी रख सकते हैं। सिर्फ न्यायालय में एक आवेदन दिया जाता है, जिसका एक संगठन बना हुआ वहाँ है, डालसा नाम का। हर एक है, नालसा है, स्टेट लेवल का है, उसके बाद फिर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लेवल का डालसा है। उसमें हम लोग ये आवेदन देकर अपना सरकारी वकील ले सकते हैं। सरकारी वकील भी वही आपका केस देख सकते हैं और वहाँ से भी आपको न्यायालय माने कि न्याय मिल सकता है। तो यही कहा गया है अनुच्छेद 22 में कि गिरफ्तारी की संरक्षण है। अगर मान लीजिए कि हमें गिरफ्तार के सरकार को माने हमारे कोई ऐसा केस है जिसके कारण हमें गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाए, तो जो हमें गिरफ्तार करने वाले जो हमारे थाना का जो थाना अध्यक्ष है, SHO है,
उन्हें पहले हमें वारंट देना होगा। अगर वारंट नहीं है तो पहले हमें सूचना देनी होगी कि इस व्यक्ति के खिलाफ वारंट है या इस व्यक्ति को गिरफ्तारी करने का आदेश दिया जाता है। तो अगर अच्छे व्यक्ति होगा, संविधान को जानता होगा, कानून को पालन करता होगा, तो अपने आप को आत्मसमर्पण कर देगा। तो आत्मसमर्पण दो जगह होता है, एक कोर्ट में भी होता है और हम लोग का अपना थाना में भी होता है। तो इस प्रकार से, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि अगर किसी को हमें गिरफ्तार करना है तो कृपया कर उन्हें पहले हमें सूचित करना होगा कि हम आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इससे पुलिस आएगा, आपको सूचना देगा कि हम आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं ताकि आप भाग जाइए। नहीं, ऐसा बात नहीं होती। कहने का मतलब उतना अच्छे अगर आप होते तो पुलिस आपको गिरफ्तार करने नहीं आता, बल्कि अगर आपसे गलती से कोई अपराध हो भी जाती तो आप खुद को, जब वारंट निकल जाता तो आप खुद को उनके सामने आत्मसमर्पण कर देते। इतने अच्छे तो रहेंगे नहीं। इसलिए सरकार को सिर्फ एक वारंट के माध्यम से या एक नोटिस के माध्यम से जो थाना अध्यक्ष होते हैं वो आपके पास भेजेंगे कुछ दिन पहले कि आपकी गिरफ्तारी निकल गई है, आप आत्मसमर्पण किए तो किए, नहीं तो किसी भी वक्त वो छापा मार के आपको गिरफ्तार कर लेंगे। तो इनकी संरक्षण किया गया है गिरफ्तारी में कि आपको सूचना दिया जाए ताकि आपको पता चले कि हम पर केस है, हमें वारंट आया है, हमें आत्मसमर्पण करना है, हमें गिरफ्तारी देनी है अपनी। तो इन सब बातों की चर्चा है। इसमें यह भी कहा गया है कि मान लिए कि हमें गिरफ्तार किया गया है, हमें थाना अध्यक्ष गिरफ्तार या कोई भी पुलिस हमें गिरफ्तार किया है, तो जिस वक्त वो हमें गिरफ्तार किया है उस वक्त से 24 घंटे के भीतर हमको न्यायालय के सामने पेश करना है। जो पुलिस वाले हमें गिरफ्तार किए हैं इनकी भी संरक्षण है। हाँ, उसके आगे की प्रक्रिया क्या है, मान लिया कि हम थोड़ा ज़्यादा अपराधी है, हमें से कुछ पूछवाना है, पूछना है, तो अपना न्यायालय से वो बात करेगा, जो थाना अध्यक्ष है, जो पुलिसकर्मी है, कि भैया हमें इनसे और अपना कस्टडी में लेना है, इनसे और बातें पूछनी है, तो कर सकते हैं। लेकिन हमें गिरफ्तार कर हमें 24 घंटे के भीतर जो है हमें जज के सामने पेश करना ही होगा। इसकी हमें संरक्षण दी गई है। अगला है, पसंददार वकील को रख सकते हैं। जो हमें जिस वकील पे हमें लगता है कि नहीं ये हमारे केस अच्छी तरह से देख सकते हैं, तो वैसे वकील को हम रख सकते हैं। इसके लिए भी हमें मूल अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है कि हम अपने मर्जी से अपना वकील को रख सकते हैं। इन बातों को भी महत्वपूर्ण योगदान चर्चा किया गया है। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 से पहले इससे 19 से 22 में हम लोग चले थे स्वतंत्रता। अब हम लोग के बीच आ गया है शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अधिकार। ये हम लोग का अधिकार, ये हम लोग का कौन कौन से अनुच्छेद में है जी? तो 23 और 24 में है। 23 और 24 में कौन कौन से में है? तो 23 और 24 में है। 23 और किस में है? 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात हम लोग करेंगे तो ये हमारा 23 और 24 में बताया गया है। यही अगर हम इससे पहले की बात करते थे तो वो हम लोग के बताया गया है किसमें? संरक्षण की जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 20 के बीच में। अब देखिए 23 में क्या कहता है? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 सबसे पहला बात इसमें कहा गया है बाल श्रम। बाल श्रम यानी कि बच्चों से काम नहीं करवाना है। इनके बारे में बताया गया है कि अगर कोई बच्चा है उससे हम काम नहीं करवा सकते हैं। यह दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध लगाया गया है। दुर्व्यवहार, व्यवहार पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। या बेगारी, बेगारी पर प्रतिबंध लगाया गया है। या जबरदस्ती कोई काम करवा रहे हैं, जबरदस्ती कोई काम हम लोग करवा रहे हैं तो इस पे प्रतिबंध लगाई गई है। इसमें क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 23 के तहत कहता है कि बाल श्रम, कोई बालक से, कोई बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते हैं।
किसी बच्चों से या कोई व्यक्ति से आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति गरीब हो, आप अमीर है, तो उसे बेगारी पे नहीं रख सकते हैं, उसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। इसकी संरक्षण हमें देता है अनुच्छेद 23। बेगारी की मतलब ये होती है, बेगारी की मतलब क्या होता है, बाल श्रम की मतलब होता है बालक के से यानी बच्चों से काम नहीं करवाना है, बच्चों से काम नहीं करवाना है। यही हम बात करें दुर्व्यवहार की बात करें तो अच्छी प्रकार से आप लोग की बातें करना। जिसकी बेगारी की बात करते हैं तो बेगारी वैसा होता है जिससे मतलब कि किसी के यहाँ हम काम किए, किसी के यहाँ हम काम किए और उसके बदले वो हमें पैसा नहीं दे रहा हो, सिर्फ इसी मनमौजी काम करवा रहा हो, तो वो होता है बेगारी करना। या तो किसी के कुछ किन्हीं का हम कुछ पैसे हमें लिए हुए हैं और उन्हें पैसे नहीं दे रहे हैं, तो वो हमें बेगारी के रूप में काम करवा लेते हैं। तो यही करना जो है कानूनी अपराध है। वही हम जबरदस्ती की बात करते हैं, किन्हीं व्यक्ति से जबरदस्ती काम कोई भी काम करवाना, ये भी अनुच्छेद 23 में दिया गया है। अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है? सबसे पहले एकदम सबसे फेमस ये प्रश्न पूछा हुआ भी है अनुच्छेद 24 में कि 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष के कम आयु की बच्चों को, यानी 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को, कम उम्र के बच्चों से फैक्ट्री, यानी कि जो खतरनाक फैक्ट्री हो या कारखाना हो, फैक्ट्री हो या फिर क्या हो, कारखाना हो, उसमें आप काम नहीं करवा सकते हैं। इसकी बारे में कहा गया। पहला क्या है, बाल श्रम करवाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन 14 वर्ष के मैंने कुछ ऐसे भी बच्चे होती है जो चाहे 10 साल 12 साल 13 साल में कुछ काम करना पड़ता है, क्योंकि उनकी घर की जो आर्थिक इकोनॉमिकल को जो परिस्थितियां हैं वो सही नहीं होने की वजह से उन्हें काम करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर वैसे बच्चों काम कर रहे हो तो काम करवाने वाला ये ध्यान दे कि उसकी उम्र 14 से कम नहीं हो, क्योंकि 14 से कम आयु वाले बच्चों को ज़्यादा खतरनाक फैक्ट्री में आप नहीं रख सकते हैं, अन्यथा आपका फैक्ट्री या आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए हम लोग देखते होंगे कि जब दिल्ली बम्बई में हम लोग जाते हैं काम करने के लिए, अगर कोई वहाँ पे बच्चे आता है तो जो काम करवाने वाला जो मालिक होता है तो पहले इसके बारे में पूछता है, उससे अपना प्रमाण मांगेगा, आधार कार्ड ये सब वगैरह मांगेगा, ताकि वो बता दे कि आपकी उम्र कितनी है और हम किस हिसाब से आपको काम दे सकते हैं, क्या आप जोखिम भरे काम लेने लायक हैं या नहीं हैं, आप बच्चे हैं तो आपको किस हिसाब से मैंने कि वो अपने हिसाब से काम देने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम लोग देखे होंगे कंपनी में तो उसमें लिखा हो रहता है कि भैया जिनका उम्र 18 साल हो गया हो, 18 साल हो गया हो, पार कर गया हो, वैसे व्यक्ति ही हमारे कंपनी में आए, बच्चों को यहाँ कोई काम नहीं है। क्योंकि एक कानूनी बच्चों से काम करवाना एक कानूनी अपराध हो जाती है। इसलिए कंपनियां वाले सब लिख देते हैं पहले कि 18 साल से कम आयु के बच्चों को हम काम पर नहीं रखेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग आ गए हैं धर्म के आधार पर। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 का, किसका बात करते हैं? अनुच्छेद 25 का, अनुच्छेद 25 का किसका बात करते हैं जी? तो अनुच्छेद 25 का। इसमें साफ साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति वो चाहे तो जैसा भी व्यक्ति हो, वो अपना मन के अनुसार, अपना इच्छा के अनुसार वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। कहने की मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति है और उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया हो,
नहीं लगाया जाता है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। वो जो जिस धर्म को मानना है, हिंदू को मानना है हिंदू मानिए, मुस्लिम को मानना है आप मुस्लिम मान सकते हैं, कोई बात नहीं है। किसी भी धर्म को आप मन से मान सकते हैं, मनमौजी धर्म को मान सकते हैं, मन के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, अपना इच्छा के अनुसार। मन है कि हमें हिंदू धर्म में है तो हमें हिंदू धर्म में ही है, सरकार आपको कुछ नहीं बोलेगा, आप रहिए उसी धर्म में रहिए। है मन है कि नहीं अभी से हम मुस्लिम धर्म को अपनाना है तो हम अपना लेंगे, हमारा मूल अधिकार है। हमें सिख धर्म को अपनाना है हम अपना सकते हैं, हमारा मौलिक अधिकार है। ईसाई धर्म को अपनाएंगे, बौद्ध को अपनाएंगे, जैन को अपनाएंगे, वैष्णव को अपनाएंगे, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आपको संविधान ही आपको ये शक्ति दिया है, ये अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही साथ आप चाहें तो उस धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उस धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं और अन्य व्यक्तियों को भी उस धर्म में लाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती लाने का कार्य नहीं कर सकते हैं। समझिए ना, जबरदस्ती नहीं ला सकते हैं, आप वो कार्य कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, अपना मन के अनुसार आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अगला बात यह है कि अगर आप किसी भी धर्म को माने हैं तो उस धर्म में तो पूजा पाठ भी होती होगी ना, उस धर्म में क्या होती है, पूजा पाठ भी तो होती होगी ना, तो आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं। आप हवन यज्ञ कर सकते हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं, आप यज्ञ कर सकते हैं, आप यज्ञ कर सकते हैं, आप हवन कर सकते हैं, आप नमाज अदा कर सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं। इस सभी का अनुमति हम लोग का अनुच्छेद 26 देता है। कहने की मतलब है ये साफ साफ इन बातों को रखता है, किसी भी धर्म के संस्था को, किसका संस्था को आप अस्थापना कर सकते हैं, कहीं पर अस्थापना कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे तो सरकारी क्षेत्र हो या गैर सरकारी क्षेत्र हो, चाहे तो सरकारी क्षेत्र हो या गैर सरकारी क्षेत्र हो, लेकिन अस्थायी मतलब कुछ दिनों के लिए, जैसे नमाज पढ़ना या यज्ञ करना या तो फिर हवन करना, कुछ दिनों का ही काम होती है ना, आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों का ही कार्य होती है, वो सब सदा के लिए तो होता नहीं है। तो इन्हीं बातों का चर्चा किया गया है कि आप कुछ क्षेत्रों में आप किसी भी संस्था को अस्थापना कर सकते हैं, जिसमें आप यज्ञ, हवन, नमाज आदि अदा करने की आपको अनुमति दी जाएगी। अगला अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 में कहा गया है, आप धार्मिक कार्य अगर कोई करते हैं, आप किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य कर रहे हो, धार्मिक कार्य कर रहे हो, आप किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य कर रहे हो और इसके लिए आप पैसा जमा किए हो, धन जमा किए हो, पैसा यानी कि संपत्ति जमा कर रहे हो, तो इसमें सरकार आपको टैक्स नहीं लेगी। सरकार जो है आपसे टैक्स नहीं लेगा। इस बातों में चर्चा हम लोग का किया गया है अनुच्छेद 27 में, समझिए ना। कह रहा है कि आप अगर कोई धार्मिक कार्य कर रहे हो जिसके लिए आप पैसा जमा किए हो, तो आप पर कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा।
यानी कि अगर हम मंदिर जाते हैं, अब मंदिर में हम जो भी दान देते हैं, 5 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया, 5, 10 रुपया, 2 रुपया, जो भी देते हैं, उस सब पैसा चाहे तो 10 लाख से ऊपर चला जाए या 10 अरब से ऊपर चला जाए, भारत सरकार उस पर टैक्स नहीं लगाएगा। इस बातों की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 27 में कि आप अपना धार्मिक कार्य अपने हिसाब से कीजिए, इसमें भारत सरकार आपका कोई कार्य नहीं करेगा। आप पैसे एकत्र करना है कीजिए, उसमें टैक्स किसी भी प्रकार का नहीं लगेगा। अब जो भी उस पैसे का करना हो, वो जो जिस धर्म के लोग उस पैसे को जमा कर रहे हैं वो धर्म के लोग जाने, इस देश के उसमें कोई हाथ नहीं रहेगा। इसकी बातों में चर्चा की गई है कितना में, अनुच्छेद 27 में। वही अगर हम लोग बात कर दें अनुच्छेद 28 का, वही अगर हम लोग बात कर दें अनुच्छेद 28 का, तो इसमें हम लोगों को साफ साफ ये अनुमति दी गई है 27 में कि सरकारी पैसा से आप लोगों को धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि सरकारी पैसा से, यानी कि सरकारी संपत्ति से, सरकारी धन से आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। सरकारी धन से धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। जैसे धार्मिक शिक्षा की मतलब होता है कि रामायण, महाभारत और कुरान, ये सब अलग अलग बुक जो है ना, एक बुक जो है ना कुछ धार्मिक लोगों का अलग बुक हो जाती है, तो उस पर सरकार कोई, हाँ उर्दू एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, भाषा को बताया जाएगा। जिस भाषा के लोग उस स्थान पे ज्यादा जनसंख्या में रहेंगे उस भाषा को बताया जाएगा। लेकिन आप ये सोचेगा नहीं हमारे धर्म के बारे में बताया जाए, वो भी सरकारी स्कूल में, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, अलग बातें हैं कि बहुत सारे बुक में हम लोग का धर्म से संबंधित बहुत से बातों बताई गई है, तो आप लोग को वो बताया जाएगा क्योंकि आपकी सिलेबस से वो बताई जाएगी। बहुत से हम लोग का जीके जीएस है, कंपटीशन में हम लोग का हर एक धर्म के बारे में पढ़ने का है। हिस्ट्री में चलिएगा तो ईसाई, वैष्णव, सबके बारे में पढ़ने का, सबके बारे में जानकारी हमें प्राप्त करनी है। लेकिन किसी खास धार्मिक कार्य के लिए किसी खास धर्म वाले व्यक्ति का शिक्षा हम स्कूल माने सरकारी पैसों से नहीं दे सकते हैं। इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 28 में। एक बार पुनः देखिए अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है कि आपको जो मन है, आपका जिस धर्म को मानने का मन है मानिए, हमको उससे क्या मतलब। सरकार कहता है हमको कोई मतलब नहीं है, आपको मन है अभी हिंदू है या मुस्लिम है तो आप बदल लीजिए, आप एक दूसरे का धर्म बदल लीजिए, हमको कोई परेशानियां नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में तो सबको रहना है। तो 25 कहता है धर्म बदलिए, कोई पर्चा नहीं, अपना मन कहेगा मतलब अपना अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपने विचार के अनुसार आप धर्म मानिए, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। यही 26 कहता है कि आपको यज्ञ हवन माने अस्थायी संस्था के लिए भी आप स्वतंत्र हैं, आप पूजा पाठ करवा सकते हैं। इन बातों की चर्चा की गई है। 27 कहता है कि आप अगर किसी भी धार्मिक कार्य के लिए अगर पैसा जमा कर रहे हो तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। 28 कहता है कि लेकिन हम 27 कहता है हम टैक्स नहीं लेंगे, और 28 कहता है कि हम अपना सरकारी पैसा से, सरकार वाला पैसा से हम आपको किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। इसके बारे में जानकारी रखी गई है कितना में, 28 के भीतर, 28 के भीतर। वही अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए अब है 29, अनुच्छेद 29। इसमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी संरक्षण करने की बातें कही जा रही है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक, चाहे तो वो भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक हैं, चाहे तो वो संस्कृति यानी रहन सहन के आधार पे अल्पसंख्यक है,
संस्कृति यानी कि रहन सहन के अनुसार वो अल्पसंख्या है, उन सभी को सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। आप जिस भाषा के लोग हैं आप वही भाषा बोलिए। आप हिंदुस्तान में एक समान हैं, आपको जिस भाषा के लोग हैं, जो भाषा आपको अच्छा लगता है आप उस भाषा को बोलिए। आपको संस्कृति, आपको जिस प्रकार से रहन सहन है आप रहिए। आपकी सुरक्षा इस भारत सरकार की जिम्मेवारी है। ये हम लोग को कहा गया है किसमें? अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक के भाषा एवं संस्कृति की सुरक्षा की गई है। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को इसमें साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी भी सरकारी संस्थान में, किसी भी सरकारी संस्था में या सरकारी संस्थान में नहीं रोका जाएगा, नहीं रोका जाएगा। जितना भी सरकारी संस्था हिंदुस्तान में बना हुआ है, आप कहीं का भी हो, उत्तर बिहार हो, दक्षिण बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, तमिल हो, केरला हो, कहीं से भी हो, कन्नड़ भाषा बोलिए, कश्मीरी बोलिए, पंजाबी बोलिए, गुजराती बोलिए, कुछ भी बोलिए, या आप किसी भी जाति का हैं या आप किसी भी धर्म का है, सरकारी संस्था में आपको नहीं रोका जाएगा। इसके बारे में चर्चा की गई है। कितना में? अनुच्छेद 29 में। यही हम बात करते हैं अनुच्छेद 30 का। अनुच्छेद 30 का तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति है, अल्पसंख्यक व्यक्ति है और वो चाहते हैं कि नहीं हमें एक अलग से संस्था हो, तो एक अलग से वो संस्था भी खोल सकते हैं, अलग से संस्था खोलवा सकते हैं, यानी खोल सकते हैं। इसके लिए जो पैसा है वो सरकार देगा। इसके लिए जो पैसा है, जो धन है, वो सरकार के तरफ से आएगा, सरकार धन देगा। अगर आप अल्पसंख्यक है, आपको शिक्षा लेना है, बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने पसंद के अनुसार अपनी पसंद की संस्था खोल सकते हैं। एक सरकारी संस्था होगी और इसमें आपका जो धन लगेगा, जो पैसा रहेगा, वो कौन देगा? सरकार देगा। 31 में कहा गया है। जबकि 29 में क्या कहा गया था कि अल्पसंख्यक के भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखा जाएगा तथा किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म या भाषा के आधार पर किसी भी सरकारी संस्था में रोका नहीं जाएगा। वही अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति धर्म के साथ माने के अनुसार भेदभाव नहीं करना है। और 29 कहता है कि कहीं पर आपको रोका नहीं जाएगा। और 30 कहता है कि अगर आपके किसी भी क्षेत्र में संख्या कम है, आप अल्पसंख्यक के रूप में आते हैं और बहुसंख्या वाला व्यक्ति से में काम करने से या कार्य जो भी शिक्षा संस्था हो भयभीत लग रहा हो, तो आप चाहे तो सरकार से आप अलग संस्था खुलवा सकते हैं। इसके लिए सरकार ही आपको पैसा देगा। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 31 में ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 31 में क्या था? इसमें संपत्ति का अधिकार था, पैतृक संपत्ति की चर्चा थी। इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा थी, संपत्ति की चर्चा थी। तो इसे क्या किया गया? इसे 44वें संशोधन 1978 ईस्वी के साथ इसे समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और साथ ही इसे कहां भेज दिया गया?
तो कानूनिक अधिकार के 300 के कामे, 300 के कामे कहा क्या जा रहा है अनुच्छेद 31 में, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा थी। यानी बाबा दादा परदादा इन सबों की जो संपत्ति कहाँ कहाँ से हम लोग के पास आया है, इन सभी के बारे में माने इसके जो भी प्रक्रिया हो प्रावधान हो इनकी चर्चा था अनुच्छेद 31 में। लेकिन ये बात ये होती है ना कि जब नया नया हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, सब लोग की धन प्राप्त करने माने कि गरीबी से अमीरी की ओर आने का प्रयास कर रहे थे। तो अब सरकार भी कहा है अपने देश को विकासशील करने का प्रयास, एकाएक तो विकास तो नहीं होगा, पहले रास्ता बनाना होगा, विकासशील पे लाना होगा, उसके बाद विकास होगा। इसके लिए हमें बहुत सारी आवश्यकता होती है, जिसमें अति महत्वपूर्ण होता है रेलवे लाइन बिछाना, परिवहन कार्य में मन योगदान देना, ये सब अति महत्वपूर्ण होता है। सरकारी संस्था बनाना, तो आप बनाइए, मान लीजिए किसी क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा हो और वहाँ पे सरकारी संस्था बनाना हो और ज़मीन सरकार का नहीं हो, तो क्या मौलिक अधिकार में रहेगा तो कोई व्यक्ति ज़मीन देगा? नहीं देगा जी। बहुत कम मायने में एक आध दो मिलेगा देने के लिए तैयार होगा। तो ऐसा भी तो नहीं है कि जिस गांव की हम बातें करें, जिस संस्था की बातें कर रहे हैं, उस संस्था में एक ही व्यक्ति का जो ज़मीन है वो उसमें सरकारी ज़मीन जो है मैंने एक ही तरह हो ज़मीन उसका, और उसे सरकार को देने का मैंने कि मन बना लिया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ज़मीन बीच में भी किसी और का भी हो सकता है। इसलिए सरकार ने एक योजना बनाई कि अगर इस प्रकार से हम काम करेंगे तो जनता हमें काम करने नहीं देगी। इन्होंने संपत्ति के अधिकार को ही यहाँ से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया। चलिए अनुच्छेद 32 में क्या बातें की गई है, जो ध्यान से देखिएगा। इसमें अनुच्छेद 32 में जो बातें की गई है, यही बातें किया गया कि इससे संवैधानिक उपचार का अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है कि अगर कोई संविधान लागू होना है तो पहले उसका जांच पड़ताल भी कर लीजिए। कोई योजना लाना हो तो पहले उसका क्या कर लीजिए, जांच पड़ताल भी कर लीजिए। अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। कितना में? अनुच्छेद 32 में। हम पहले भी आप लोग के बताए हैं, अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर, कौन जी? भीमराव अम्बेडकर, इन्हें क्या कहे हैं? संविधान का आत्मा। इन्हें क्या कहा गया है? तो संविधान का आत्मा कहा गया है। संविधान क्या कहा गया है? संविधान का आत्मा कहा गया है। इस संवैधानिक उपचार के अधिकार में बहुत सी बातों को रखा गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों हैं, हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। पहला एक शब्द है हम लोग के पास आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक कौन सा शब्द है? तो इससे वैसे अधिकारी को आदेश दिया जाता है जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए हो। उन अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि जल्द से जल्द आप क्या करें, न्यायालय के सामने गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को लेकर यानी पेश करें। बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहा जाता है कि जो भी अधिकारी जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किए हैं उन्हें जल्द से जल्द क्या कीजिए, न्यायालय के सामने पेश करने का प्रयास कीजिए। यही दो में हम लोग का है परमादेश यानी परम आदेश। एक कब जारी किया जाता है? जब कोई सरकारी अधिकारी अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा हो, तो उन्हें अपना कर्तव्य को याद दिलाने के लिए ये आदेश दिया जाता है, परम आदेश। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया जाता है, सरकार के द्वारा। ज़्यादातर तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही होता है। ये सब परमादेश हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो, संविधान में हम लोग को साफ साफ कहा गया है कि अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कि अगर कोई अधिकारी है किसी को गिरफ्तार किया तो भाई जल्दी से जल्दी न्यायालय के पास लेके जाइए।
परमादेश में है कि अगर कोई अधिकारी उस काम करने लायक नहीं है, काम नहीं कर रहा हो, लायक नहीं, काम नहीं कर रहा हो, अपना कर्तव्य नहीं पालन कर रहा हो, तो उसे आदेश दिया जाए कि भैया अपना जिस लिए आए हैं ना उस कर्तव्य को पालन करने का प्रयास करें। एक हम लोग के पास है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण इसमें न्यायालय ये आदेश देती है अपने नीचे वाले न्यायालय का, किसको? अपने नीचे वाले न्यायालय को एक आदेश देती है कि आपके लंबे समय तक किसी मुकदमा को रखे हुए हैं। कितना समय तक? लंबे समय तक। अगर किसी निर्णय को, अगर कोई मुकदमा है उसे आप नहीं माने कि न्याय कर पा रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी उसे कीजिए, नहीं तो वरिष्ठ न्यायालय माने अपने से उच्च न्यायालय के पास भेजने का प्रयास कीजिए। उत्प्रेषण में, उत्प्रेषण माने उत्तेजित करना, मेरे कहने का मतलब ये हुआ, उत्तेजित का मतलब कि अपने आपसे नहीं हो रहा भैया, अपने उच्च अधिकारी, अपने उच्च वरिष्ठ न्यायालय में भेजिए। इसके बारे में बताया गया है। वही हम बात करते हैं अगर प्रतिषेध, इसमें जो है उच्च न्यायालय, कौन न्यायालय? उच्च न्यायालय। इसमें क्या है कि उच्च न्यायालय अपना निम्न न्यायालय को, उच्च न्यायालय अपने से निचली न्यायालय को, किसको? निचली न्यायालय को यह आदेश देता है कि आपके यहाँ जो मुकदमा हुआ है वो आपके कार्य क्षेत्र का नहीं है। निचले न्यायालय का यह आदेश देती है कि आपके यहाँ जो मुकदमा है, आपके यहाँ जो केस है, आपके यहाँ जो केस है उसे आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है। जो केस है वो आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, अतः उसे वरिष्ठ न्यायालय की ओर भेजने का प्रयास करे। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है। इन्हीं को कहा जाता है, एक और हम लोग के पास एक शब्द आती है अधिकार फिरिस्ता। एक और शब्द आती है अधिकार फिरिस्ता। इसमें वैसे अधिकारियों के लिए रखा गया है, वैसे अधिकारियों को रखा गया है जो अधिकारी वैसे कार्य के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं, कार्य के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं, जो उन्हें आता ही नहीं है, जो उन्हें आता ही नहीं है, तो वैसे अधिकारी को उस कार्य क्षेत्र से हटाने का प्रावधान किया गया है अधिकार फिरिस्ता से के माध्यम से। अब हम लोग के पास आती है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 देखिए, इसमें सिंपल से बातों को ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया है कि जब आपातकाल हो तो जो हमारा समाचार पत्र, जो मीडिया है और जो हमारा गुप्तचर है, इन सबों का जो मौलिक अधिकार है यानी जो मूल अधिकार है उन्हें सीमित किया जा सकता है। उन्हें क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि देश की सुरक्षा को देखते हुए सेना अगर किसी भी कार्यवाही कर रहा हो तो संसद के माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से आप जो मीडिया लोग हैं या जो गुप्तचर हैं उन सबों पर कुछ मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे वर्तमान समय की हम बात करें, भारत और पाकिस्तान में अभी तो हुकूमत के चल रहा हमारा बारी, तो इसमें अगर मान लिए कि हम न्यूज़ चैनल वालों, इसमें साफ अभी वर्तमान समय में आदेश आ रही है कि अगर कहीं पे सेना को आते जाते देखें तो आप किसी भी प्रकार का फोटो वीडियो बनाने का प्रयास ना करें और ना ही तो उसे सोशल मीडिया पे डालें, जिससे कि दुश्मन को ये पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए वो गलत काम हम कर दिए
मान लें कि हमारे यहाँ कैंप आ रहा है, यहीं पर दुश्मन सेना में भी मैंने हमला करने वाला है, अगर हम उस वीडियो को पोस्ट कर दें कि हमारे यहाँ अभी सेना आया है, दुश्मन तो देख लेगा, वो हमारे यहाँ नहीं करके किसी और जगह पे हमला कर देगा, हानिया तो हमें ही होगा। तो इन सब बातों पर भी ध्यान देना होगा वर्तमान समय में कि हमें अपनी सेना का या फिर जिस भी जगह पर हमारी सेना जा रही हो उन सभी जगहों पर इस प्रकार से काम करने से बचें, सेना का वीडियो ना बनाए, ना ही तो उनकी योजनाओं को हमारे दुश्मन को पता चल जाएगा और उसमें हमें ही हानियां होगी, हमारे देश का ही हानियां होगा। तो इसी कहा गया 23 में कि देश संकट के समय जो है मीडिया एवं गुप्तचर के जो मूल अधिकार है उस पर भी रोक लगाया जा सकता है। 34 में कहा गया, अनुच्छेद 34 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि सेना, भारतीय सेना है, भारतीय सेना किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में रह सकता है। भारतीय सेना जो है वो कहीं भी सेना का कानून किसी भी क्षेत्र में रहेगा तो वहां पर क्या होगा, सेना का कानून लागू कर सकेगा, सेना का कानून लागू करेगा, सेना का कानून लागू करेगा। भारत के किसी भी स्थान पे सेना का कानून लागू रहेगा। सेना का एक अलग कोर्ट ही होती है, सेना का एक अलग कोर्ट ही होती है, वहां का एक अलग न्यायालय होता है जिसे हम सब कोर्ट मार्शल कहते हैं, कोर्ट मार्शल कहते हैं। सेना का ये अलग ही एक न्यायालय है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोर्ट मार्शल कहते हैं। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकार का सबसे अंतिम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 35। इस 35 में कहा गया है कि मूल अधिकार को लागू करने की चर्चा, बस इतनी ही है, कुछ नहीं है। 35 में क्या किया गया है कि मूल अधिकार को लागू करने की चर्चा, अधिकार को लागू करने की चर्चा, मूल अधिकार को लागू करने की चर्चा की गई है। पहले मूल अधिकार में कितना था हमारे 7, लेकिन वर्तमान समय में कितना हो चुका है, 6 हो चुका है। यहाँ तक हम लोगों ने मूल अधिकार को 12 से लेकर 35 तक हम लोगों ने देख लिया। अब बात यहाँ होती है कुछ ऐसे मूल अधिकार जो है ना, जो सिर्फ भारतीयों के लिए था और कुछ ऐसा है जो विदेश वालों के लिए भी था। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा भारतीयों के लिए सिर्फ है। हमारे मूल अधिकार जो बताया गया है 12 से लेकर 35 के बीच में, उनमें से कौन कौन से मूल अधिकार है जो भारतीयों के लिए से केवल है। देखिए 15 है जो भारतीयों के लिए है, 16 है जो भारतीयों के लिए है, 19 है जो भारतीयों के लिए है, 29 है जो भारतीयों के लिए है और 30 है जो भारतीयों के लिए है। एक केवल भारत वाले व्यक्ति ही को ही इस मूल अधिकार दिया गया है। उनमें किन क्या क्या चर्चा है हमने पहले भी बोला है, फिर बता देते हैं। 15 में कहा गया है जाति धर्म के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं कीजिएगा। 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में यानी नौकरी पाने में कुछ को आरक्षण दी जाती है। 19 में कहा गया है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, इसमें 7 प्रकार का है, वर्तमान समय में 6 प्रकार का है। 29 में कहा गया कि अल्पसंख्यक कोई व्यक्ति है उसके भाषा और संस्कृति के आधार पर नहीं माने उसे सुरक्षित रखा जाएगा, साथ ही साथ भाषा के आधार पर या जाति के आधार पर किसी भी सरकारी संस्था में नहीं रोका जाएगा। 30 में कहा गया है कि आप भारत में अल्पसंख्यक के रूप में हैं तो आप अपनी अलग से एक संस्था खुलवा सकते हैं, उसका पैसा कौन देगा, सरकार देगा। कुछ ऐसा भी है जो सिर्फ विदेशियों के लिए है। किसके लिए है, यानी कि सिर्फ विदेशियों के लिए नहीं, विदेशियों प्लस भारतीयों के लिए, विदेशियों प्लस भारतीयों के लिए। जैसे 14 अनुच्छेद 14 ये भारतीयों के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी। अनुच्छेद 20 भारतीयों के लिए भी और विदेशियों के लिए। अनुच्छेद 21 23 24
और 25, 26, 27, 28, ये सब जो है ये भारतीयों के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है। भारतीयों के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है। कौन कौन? देखिए ध्यान से, पहले भारतीयों के लिए ही देख लीजिए। भारतीय में कौन कौन है? 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। भारतीयों प्लस विदेशियों के लिए कौन कौन है? 14, माने समानता, सब एक समान है कानून के सामने। 20, अगर ऐसे शुरू है कि जो विदेश वाला व्यक्ति आएगा वो माने अपराध नहीं करेगा, खरे भारतीय वाला करेगा, वो भी कर सकता है ना, तो उसके लिए भी दोष सिद्धि का संरक्षण दिया गया है। 21, दैहिक एवं प्राण दोनों की स्वतंत्रता करना है। 21 के का उनके ही बच्चों अगर यहाँ कुछ दिन तक रहते हैं तो आप यहाँ निःशुल्क शिक्षा ले सकते हैं। उसके बाद 23, 24, 26, 27 और 28, ये सब के सब किसका है? तो भारतीयों के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी। भारतीयों के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है। आज हम लोग मौलिक अधिकार को समाप्त किए हैं। कल हम लोग चलेंगे नीति निर्देश तत्व, यानी कि भाग कितना में? 4, 36 से लेकर चलेंगे हम सब 51 तक, यानी 51 से ए तक का। 51 के ए में ही क्या है? हम लोग का कुछ मौलिक कर्तव्य लिखा गया है, 11 प्रकार का मौलिक कर्तव्य, उनके बारे में चर्चा की गई है। कितना में? भाग 4 के 51 के का में। तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद।